Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the third part of आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ऑलरेडी हम इसके दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका थर्ड पार्ट है जिसमें एग्रीकल्चर को लेके क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या स्कीम लाई गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो पहले हम तीन जो हमारे सेक्टर्स हैं यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, इनमें जो एडिशनल स्टेप्स लिए गए हैं कोविड के टाइम पे उन्हें देख लेते हैं। एकदम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट इज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड एमएसपी परचेजेस ऑफ अमाउंट मोर देन 74,300 करोड़। तो लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे जो एमएसपी परचेजेस की गई हैं उनका अमाउंट 74,300 करोड़ से ज़्यादा का है। इसके अलावा पीएम किसान फंड ट्रांसफ़र किया गया है 18,700 करोड़ रुपीज़ का। और जो पीएम फसल बीमा योजना है उसमें पेमेंट क्लेम किया गया है 6400 करोड़ का। तो ये एडिशनल स्टेप्स लिए गए हैं। अब जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें क्या लिए गए हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन डिमांड ऑफ मिल्क रिड्यूस बाय 20 to 25%। अब लॉकडाउन के टाइम पे जो मिल्क की डिमांड थी वो 20 से 25% कम हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है, जैसे मिठाई ही बनती है हमारी मिल्क से, तो वो नहीं बन रही, तो इस वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई। फिर 560 लाख लीटर पर डे प्रोक्योर्ड बाय कॉपरेटिव्स अगेंस्ट डेली सेल ऑफ 360 लाख लीटर पर डे। तो डेली सेल तो हो रही थी 360 लाख लीटर की, लेकिन जो कॉपरेटिव्स हैं उन्होंने 560 लाख लीटर पर डे के हिसाब से प्रोक्योर किया। एंड टोटल 111 करोड़ लीटर्स एक्स्ट्रा प्रोक्योर्ड इंश्योरिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 4100 करोड़। सो 111 करोड़ लीटर दूध जो है वो एक्स्ट्रा प्रोक्योर किया गया, जिससे 4100 करोड़ रुपीस का पेमेंट किया जा सके। अब एक नई स्कीम लाई गई है जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। किस रेट पे? 2% पर एनम डेयरी कोऑपरेटिव्स को 2020-21 वाले ईयर के लिए। इसके अलावा एडिशनल 2% पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन किया जाएगा अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट देते हो या इंटरेस्ट सर्विसिंग करते हो। तो मतलब नॉर्मल में 2% मिलेगा और अगर आप एकदम प्रॉम्प्ट तरीके से पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2% और मिल जाएगा, यानी कि टोटल 4% हो जाएगा। नाउ दिस स्कीम विल अनलॉक 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी बेनिफिटिंग 2 करोड़ फार्मर्स। तो इस स्कीम के थ्रू 5,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे 2 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हो। क्लियर? अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्टर पे जो कि है फिशरीज। इसमें क्या एडिशनल स्टेप्स लिए गए हैं? इसमें 4 कोविड रिलेटेड अनाउंसमेंट की गई हैं। पहली, वैलिडिटी ऑफ सैनिटरी इंपोर्ट परमिट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ श्रिम्प ब्रूड स्टॉक एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ्स। सो जो सैनिटरी इंपोर्ट परमिट की वैलिडिटी है श्रिम्प ब्रूड स्टॉक के इंपोर्ट के लिए, उसे 3 महीने के लिए आगे कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। एंड कॉन्डोन डिले अप टू 1 मंथ इन अराइवल ऑफ ब्रूड स्टॉक कंसाइनमेंट्स। कॉन्डोन मतलब होता है किसी चीज को अप्रूवल देना, किसी को चीज को सैंक्शन करना। सो जो ब्रूड स्टॉक कंसाइनमेंट आने वाले थे उनमें 1 महीने का डिले जो है वो कर दिया गया है और ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई, अप्रूव कर ली गई। Now allowed rebooking of quarantine cubicles for cancelled consignments with no additional charges। इसके अलावा जो क्वारंटाइन क्यूबिकल्स हैं उनकी रीबुकिंग भी अलाउ कर दी गई है कैंसल्ड कंसाइनमेंट के लिए, और इसमें कोई एडिशनल चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। और लास्ट स्टेप जो उठाया गया है कोविड रिलेटेड वो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रांट ऑफ एनओसी फॉर क्वारंटीन रिलैक्स फ्रॉम 7 days to 3 days। तो जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन था और एनओसी का जो ग्रांट देना था क्वारंटीन के लिए, वो 7 days से हटा के अब 3 दिन का ही कर दिया गया, रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब जो 242 रजिस्टर्ड श्रिम्प हैचरीज थी और नॉपली रियरिंग हैचरीज थी जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रहा था, वो अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अप्रैल, मई, जून तक का उनका रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद रिन्यू होगा। देन ऑपरेशंस ऑफ मरीन कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिलैक्स टू कवर इनलैंड फिशरीज। अब जो मरीन कैप्चर फिशरीज और एक्वाकल्चर के ऑपरेशंस हैं उन्हें रिलैक्स कर दिया गया है, जिससे हमारी इनलैंड फिशरीज जो है वो कवर हो। क्लियर है? अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे जो है एग्रीकल्चर को लेके। अब एग्रीकल्चर के भी जो स्कीम्स लाई गई हैं, जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, वो 2 मेजर कैटेगरीज में लाए गए। तो पहली कैटेगरी पढ़ लेते हैं जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें ऐसी स्कीम्स, ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे ये दोनों चीज़ें जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए। तो जो पहली स्कीम है हमारी वो है रुपीज 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। तो 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो दिया जाएगा फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फार्मर्स को। नाउ लैक ऑफ एडिक्वेट कोल्ड चेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ फार्म गेट कॉजिंग गैप्स इन वैल्यू चेन्स। तो क्या है, एडिक्वेट कोल्ड चेन नहीं है ज़्यादा हमारे पास, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है
फार्म गेट के आसपास। फार्म गेट क्या होता है? फार्म गेट वैल्यू ऑफ अ कल्टिवेटेड प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस द सेलिंग कॉस्ट। तो फार्म गेट मतलब यही होता है, फार्म गेट वैल्यू वो होती है कि अगर हम कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेचते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, माइनस जो उसकी सेलिंग कॉस्ट है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, इन सब की कॉस्ट माइनस करके जो हमारे पास निकल के आती है वो होती है फार्म गेट वैल्यू। सो एडिक्वेट कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फार्म गेट के आसपास कम है, जिसकी वजह से वैल्यू चेंज जो है उसमें गैप्स आ रहे हैं। अब फोकस किस चीज़ पे रखा गया है? शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पे रखा गया है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो इतना ज़्यादा होता नहीं। अब 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी गई है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं फार्म गेट पे चाहे एग्रीगेशन पॉइंट्स पे, उन्हें फंड किया जा सके। एग्रीगेशन पॉइंट्स कौन से हो गए हमारे? जैसे स्टार्टअप्स हो गए, या एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हो गए, या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सब। अब जो फार्म गेट और एग्रीगेशन पॉइंट है उसके डेवलपमेंट को भी तेज किया गया है, और अफोर्डेबल और फाइनेंशियली वाइबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अवेलेबल कराया गया है और आगे भी कराया जाएगा। और जो फंड बनाया जाएगा ये बहुत ही जल्दी क्रिएट किया जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम पे, दैट इज ₹10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो चलाई जाएगी। नाउ द स्कीम प्रमोट्स द विजन ऑफ आर पीएम वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। तो इस स्कीम का जो मेन एम है वो क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लोकल के लिए वोकल बनो। लोकल के लिए वोकल बनने का मतलब यही है कि लोकल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करो, और इससे क्या है, जो ग्लोबल आउटरीच है हमारी वो भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ को, इस विजन को ये स्कीम प्रमोट करती है। Now, unorganized MFEs units need technical upgradation to attain FSSAI food standards, build brands and marketing. तो जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड MFEs हैं यानी कि माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज यूनिट्स हैं, उन्हें कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए जिससे वो FSSAI या FSSAI के फूड स्टैंडर्ड्स को अटेन कर सके, ब्रांड बना सके और मार्केटिंग कर सके। अब एक स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी जिससे 2 लाख MFE जो है उन्हें फ़ायदा होगा और वो इन गोल्स को अटेन कर पाएंगे। ये जो 3 गोल्स अभी हमने देखे ये। अब जो एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं हमारी, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या जो हमारे SHGs हैं और कोऑपरेटिव्स हैं, उन्हें भी सपोर्ट दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है वो कैरी आउट की जाएगी। सो इस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में होता क्या है, छोटे छोटे जो हमारे फार्म्स होते हैं उन्हें मर्ज करके एक मदर फार्म बनाया जाता है। तो उन छोटे छोटे फार्म्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, और जो मदर फार्म बनाया जाता है इन सबको मर्ज करके, सपोज करो 10 फार्म्स हैं हमारे पास छोटे छोटे, उनको मर्ज करके हमने एक फार्म बना लिया, तो ये जो मदर फार्म बनेगा इसको हम बोलते हैं हब। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो एक क्लस्टर बना लेता है, एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप बन जाता है, जिससे बर्डन और प्रॉफिट दोनों चीज़ें जो है वो शेयर हो पाती है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है वो लगाई जाएगी, जैसे यूपी में मैंगो के लिए, जम्मू कश्मीर में केसर के लिए, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स के लिए, और आंध्र प्रदेश में चिल्ली के लिए, और तमिलनाडु में टैपियोका के। क्लियर है? अब इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या माने जा रहे हैं? एक तो जो हमारी हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, फिर रिटेल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, और इनकम जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। It will also help in reaching untapped export markets in view of the improved health consciousness. तो अभी तक जो भी एक्सपोर्ट मार्केट्स हमने टैप नहीं किए हैं, मतलब जहाँ पे हम पहुँचे नहीं हैं, जो अनछुए हैं, उनको भी हम टैप कर पाएंगे क्योंकि हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्कीम इज ₹20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दैट इज PMMSY। सो क्रिटिकल गैप जो है फिशरीज वैल्यू चेन में वो दिखाई देने लगी हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो PMMSY स्कीम लॉन्च करेगी, जिससे हमारी जो मरीन और इनलैंड फिशरीज हैं उनका इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाए। अब 11,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर में जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट की जाएंगी उनके लिए। इसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाएंगे, जैसे फिशिंग हार्बर्स बनाने हो हमें, कोल्ड चेन्स बनानी हो, मार्केट्स डेवलप करने हो, उन सब के। देन केज कल्चर, सीवीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज, न्यू फिशिंग वेसल्स, ट्रेसेबिलिटी, लैब नेटवर्क, ये सब मेन एक्टिविटीज रहेंगी जिन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। नाउ प्रोविजंस ऑफ बैन पीरियड सपोर्ट टू फिशरमैन। अब इसमें जो प्रोविजंस हैं बैन पीरियड सपोर्ट के फिशरमैन के लिए वो भी इंक्लूड किए गए हैं। पर्सनल इंश्योरेंस और बोट इंश्योरेंस भी इंक्लूड किया गया है।
बैन पीरियड सपोर्ट क्या होता है? ऐसा पीरियड होता है जब फिशिंग परमिट नहीं की जाती। जैसे सपोज करो कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है तो उस समय फिशिंग परमिट नहीं की जाएगी, तो वो पीरियड। इससे क्या होगा? एडिशनल फिश प्रोडक्शन होगा 70 लाख टन का 5 साल के अंदर, और लगभग 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे वो भी डबल हो जाएंगे, लगभग 1 लाख करोड़ तक। तो इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फोकस किन किन जगहों पे रहेगा वो इम्पोर्टेंट है जानना। आइलैंड्स पे, हिमालयन स्टेट्स पे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जो चाहती हैं कि हमें ये दिया जाए, उन पे। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। So this program is for foot and mouth disease and brucellosis, launched with total outlay of rupees 13,343 crore. तो ये जो फुट और माउथ डिजीज या ब्रुसेलोसिस जो होती है, ये सब एनिमल्स में होती है ये डिजीज। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो होगा 13,343 करोड़ रुपीज का। इसमें जो हमारी कैटल है, यानी कि जो गाय भैंस है, बफेलो है, शीप है, गोट है, पिग पॉपुलेशन है, यानी कि टोटल 53 करोड़ एनिमल्स जो हैं उन्हें 100% वैक्सीनेशन दिया जाएगा, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस दोनों के लिए। अभी तक लगभग 1.5 करोड़ काउज और बफेलोज जो हैं उन्हें टैग किया जा चुका है, और उन्हें वैक्सीन भी दी जा चुकी। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ रुपीज 15,000 करोड़। अब क्या है, हमारी कंट्री में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हाई मिल्क प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है मिल्क प्रोडक्शन, तो उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सके डेयरी में। इसीलिए ये स्कीम चलाई जाएगी जिससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है डेयरी प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में, कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको सपोर्ट किया जा सके। अब जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है 15,000 करोड़ रुपए का वो सेटअप किया जाए, और कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे किन्हें, जो कि नीश प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए प्लांट्स एस्टैब्लिश करेंगे। नीश प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है पॉपुलेशन का उसकी तरफ फोकस्ड होते हैं, उनको हम नीश प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए प्लांट्स एस्टैब्लिश करेंगे कोई भी, तो उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जाए। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशन। सो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जो है NMPB, उसने 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया जो है मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए उसे सपोर्ट दिया है। अब 10 लाख हेक्टेयर जो है वो कवर किया जाएगा हर्बल कल्टीवेशन के लिए अगले 2 साल में, और इसका टोटल कॉस्ट रहेगा 4,000 करोड़ रुपीस का। इससे क्या होगा? 5,000 करोड़ की इनकम जनरेशन होगी फार्मर्स के लिए, और जो रीजनल मंडीज का नेटवर्क है वो भी बनाया जाएगा मेडिसिनल प्लांट्स के। Then NMPB will bring 800 hectare area by developing a corridor of medicinal plants along the banks of Ganga। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गंगा का तट है उसके आसपास मेडिसिनल प्लांट्स का एक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जो कि टोटल 800 हेक्टेयर का एरिया कवर करेगा। क्लियर हो गई? देन नेक्स्ट स्कीम इज बी कीपिंग इनिशिएटिव। सो बी कीपिंग जो है वो एक लाइवलीहुड सपोर्टिंग एक्टिविटी है रूरल एरियाज में। सो बी कीपिंग जो है वो सपोर्टिंग एक्टिविटी कैसे है? जैसे सपोज करो हमारे जो किसान हैं वो क्रॉप्स तो उगाएंगे ही, इसके साथ साथ वो बी कीपिंग भी करते हैं। तो मेन तो उनका एरिया क्रॉप्स का है, लेकिन ये बी कीपिंग जो है वो सपोर्टिंग एक्टिविटी है। तो बी कीपिंग करते क्यों है? वो पॉलिनेशन के थ्रू जो क्रॉप्स की क्वालिटी है और जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्हें हनी मिल जाता है, और बाकी बी हाइव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बीज वैक्स वगैरह वो भी मिल जाती है, तो वो उसको बेच के एडिशनल इनकम जो है वो कमा लेते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो एक स्कीम चलाएगी जिसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, जो हमारे इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, कलेक्शन है, वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ हैं, मार्केटिंग स्टोरेज सेंटर्स है, पोस्ट हार्वेस्ट है, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो इसमें किया जाएगा। दूसरा, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है उसे डेवलप किया जाएगा। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और विमेन जो है उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, उन पे ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। इसके अलावा जो क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक है और जो बी ब्रीडर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। सो इससे क्या होगा? लगभग 2 लाख बी कीपर्स की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास एक अच्छी क्वालिटी का शहद जो है वो पहुंच पाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड देखा हमने, न्यूक्लियस स्टॉक। तो न्यूक्लियस स्टॉक या न्यूक्लियस कॉलोनीज क्या होती हैं? छोटी छोटी हनी बी की कॉलोनीज होती हैं जो कि बड़ी कॉलोनीज से बनाई जाती। क्लियर है? देन
नेक्स्ट स्कीम इज फ्रॉम टॉप टू टोटल। सो सप्लाई चेन्स जो है वो डिसरप्ट हो चुकी हैं कोविड की वजह से, और फार्मर्स जो है वो मार्केट्स में जो भी अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उनके पास, वो बेच नहीं पा रहे हैं। सो जो डिस्ट्रेस सेल और रिडक्शन हो रहा है प्राइस का ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द फार्म लेवल्स नीड टू बी प्रिवेंटेड। पेरिशेबल मतलब होता है जो चीज़ जल्दी से खराब हो जाती है। तो जो हमारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं फार्म लेवल पे जिनकी प्राइस में रिडक्शन आ गया है, दूसरी तरफ जो उनकी सेल है वो भी सही से नहीं हो पा रही है, तो इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। सो ऑपरेशन ग्रीन्स विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टोमेटोज, अनियन एंड पोटैटोज टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जो हमारा ऑपरेशन ग्रीन था वो अभी तक टोमेटोज, अनियन और पोटैटोज पे ही था, यानी कि टॉप पे, लेकिन अब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि टोटल, इसलिए इसका नाम दिया गया फ्रॉम टॉप टू टोटल। अब स्कीम के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या रहेंगे? पहला, 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट्स। अगर आप सरप्लस मार्केट मतलब जहाँ पे ज़्यादा माल है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके डेफिशिएंट मार्केट्स में लेके जा रहे हो तो सब्सिडी मिलेगी आपको 50% की ट्रांसपोर्टेशन पे। देन 50% सब्सिडी ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेजेस। तो स्टोरेज पे आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, इसमें कोल्ड स्टोरेज भी इंक्लूडेड रहेगा। अब ये स्कीम जो है वो 6 महीने के लिए पायलट बेसिस पे चलाई जाएगी, उसके बाद इसको एक्सपेंड और एक्सटेंड किया जाए। अब इसके आउटकम्स क्या माने जा रहे हैं कि एक तो प्राइस रियलाइजेशन जो है फार्मर्स का वो अच्छा हो सकेगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी है कंज्यूमर्स के लिए वो भी अच्छी हो जाए। क्लियर है? सो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट जो कि एग्रीकल्चर का था, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग को कैसे स्ट्रेंथन करना है उसकी स्कीम्स देखी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अबाउट द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए जाएंगे अब हम वो देखेंगे। सो पहला जो है वो है अमेंडमेंट्स टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दैट इज ECA, टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को अच्छी प्राइस मिल सके अपने प्रोड्यूस के लिए, इसीलिए जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। अब जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 की, वो जब हमें बहुत कमी थी, स्कार्सिटी थी, उन दिनों में इसको इनैक्ट किया गया था, बनाया गया। नाउ नीड टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर कॉम्पिटिटिव। सो बेटर प्राइस रियलाइजेशन अगर हमें करवाना है फार्मर्स का तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, जिससे फार्मर्स को अच्छी प्राइस मिल पाएगी। अब एग्रीकल्चरल फूड स्टफ जो हैं जिसमें सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियंस, पोटैटोज, ये सब इंक्लूड हैं, इन्हें डीरेगुलेट हमें करना होगा। फिर जो स्टॉक लिमिट है वो इम्पोज करनी होगी हर एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए। अगर कोई नेशनल कैलामिटी आ गई या फेमाइन हो गया, मतलब कि भुखमरी आ गई और उसमें जो है प्राइसेस बढ़ गए, तो उन सब चीज़ों के लिए एक अपर लिमिट, एक स्टॉक लिमिट हमें लगा के रखनी होगी। नाउ नो सच स्टॉक लिमिट शैल अप्लाई टू प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट टू देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और टू एनी एक्सपोर्टर सब्जेक्ट टू दी एक्सपोर्ट डिमांड। अब जो हमारे प्रोसेसर्स हैं यानी कि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं और दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए कोई भी स्टॉक लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक पर्टिकुलर होती है तो वो उतनी ही रहेगी, और एक्सपोर्टर के में इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इसलिए हम स्टॉक लिमिट नहीं लगा सकते। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइसेस टू फार्मर्स। अब कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाए जाएंगे जिससे फार्मर्स को मार्केटिंग चॉइसेस जो है वो मिल सके। तो अभी फार्मर्स के लिए क्या चीज़ है कि उन्हें अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो सिर्फ APMC के जो लाइसेंसीज हैं उन्हें ही सेल करना होता है। APMC क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। सो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है सेल पे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है फार्मर्स पे सेल का, इस तरह का रेस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस पे नहीं है, जिससे क्या होता है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स और सप्लाई चेन में जो फ्री फ्लो हो रहा है उसमें कुछ रुकावटें आने लगती हैं और जो फार्मर्स है उनको प्राइस भी कम मिलता है। सो एक सेंट्रल लॉ जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है जिससे क्या क्या चीज़ होगी? एक तो एडिक्वेट चॉइसेस रहेंगी फार्मर के पास कि वो अपना प्रोड्यूस जो है, जो भी उसके पास सामान है, उसे अट्रैक्टिव प्राइस पे बेच सके। दूसरी तरफ जो इंटरस्टेट ट्रेड रहेगा वो एकदम बैरियर फ्री होगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और जो ट्रेडिंग है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, उसका फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाए। क्लियर है? देन नेक्स्ट एंड द लास्ट scheme is agricultural produce price and quality assurance.
अब फार्मर्स जो हैं दे लैक एन एनफोर्सेबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर प्रिडिक्टेबल प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो जब वो क्रॉप्स उगा रहे हैं तब उन्हें जो प्रिडिक्टेबल प्राइसेस हैं क्रॉप्स की, उनका स्टैंडर्ड मैकेनिज्म पता नहीं होता। अब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है इनपुट्स के प्रोविजन में और एग्रीकल्चरल सेक्टर के नो हाउ में, वो थोड़ा सा हिंडर्ड है हमारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है हमारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स वगैरह में। सो फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो फार्मर्स हैं वो प्रोसेसर्स के साथ एंगेज कर सकेंगे, एग्रीगेटर्स के साथ एंगेज कर सकेंगे, बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इनके साथ एंगेज कर सकेंगे एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। अभी तो वही है कि अगर उनको एंगेज भी करना होता है तो बीच में एक अर्दली आ जाता है, जिसको दलाल बोलते हैं हम, एक थर्ड मैन आ जाता है बीच में, लेकिन अब वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सके। अब इस फ्रेमवर्क में 3 और चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी। एक तो फार्मर्स के लिए रिस्क मिटिगेशन, एश्योर्ड रिटर्न्स और क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन। मिटिगेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की सीवियरिटी को कम करना। तो फार्मर्स के लिए जो रिस्क है वो कम किया जाएगा, रिटर्न्स जो है वो एश्योर किए जाएंगे, मतलब उनको पूरा पूरा पैसा जो है वो वापस मिलेगा अगर कुछ भी चीज़ खराब हो गई तो, और क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। क्लियर है? सो ये था हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की। सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और यूजफुल लगा सो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।